जय हिंद सभी को। मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। साथियों, डेली के तर्ज पर आज भी आपके लिए शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लेकर मैं उपस्थित हूँ और आज का जो टॉपिक है वो यूनेस्को साइट्स के रिगार्डिंग है। अभी आपने हालिया न्यूज़पेपर में सुना होगा या टीवी में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की शामिल किया गया है, अमूर्त विरासतों में शामिल किया गया है। उन 6 साइट्स के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वो यूनेस्को में लिस्टेड हैं या फिर टेंटेटिव हैं, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है और कौन से वो साइट्स हैं। उन सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल 10 से 15 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे सेशन में और एंजॉय करिए सेशन को। अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को में 6 साइट्स को जोड़ा गया है। भारत में देखा जाए तो यूनेस्को, आप जानते हो कि यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपका है पेरिस में और 1945 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। क्या है भाई? 1945 इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का देख लो पहले। आप लोगों ने बहुत बार मेरे साथ इस के बारे में पढ़ा है। हेडक्वार्टर कहाँ है लिख लो बगल में। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कब हुआ तो आप बताओगे 1945। दोनों अपने आप में रिमार्केबल क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2025 में भारत के 6 स्थलों को टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को में अमूर्त विरासतों में शामिल किया गया है। कौन से हैं वो, पहले तो वो देख लो फटाफट। पहला साइट जो आपका लिस्टेड हुआ है, पहला साइट भारत का जो लिस्टेड हुआ है वो है आपका गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के बात की जाए गुप्तकालीन मंदिरों पर तो आपको मैं डिटेल भी थोड़ा सा दूंगी। नागर शैली में बनते थे, नागर शैली के मंदिर होते थे जिसमें कि प्रदक्षिणा पथ तो स्पेशली बनाया जाता था। प्रदक्षिणा पथ मतलब वही परिक्रमा करने के लिए जो गलियारे होते थे उसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। उसका निर्माण और ये सारे जो निर्माण की शैली है ये इस शैली को प्रमुख बनाती है। बात की जाए दूसरा टाइप हमारा तो 64 योगिनी मंदिर। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में, मतलब किसी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ डिफेंस में, किसी भी परीक्षा में आप यहां से प्रश्न देखेंगे और ये आपका करंट का है तो यहां से अगली परीक्षा आप जिसमें बैठोगे वहां 100% एक सवाल आपको मिलने वाला है। तो 64 योगिनी मंदिर आप देखे हो कि ये पहले तो शाक्त संप्रदाय लाइक की देवियों से जुड़ा हुआ है। 64 योगिनी मंदिर नाम से भी क्लियर है, इसमें 64 ऐसे आले बने हुए हैं और बिल्कुल गोल सा ऐसा डिजाइन है मंदिर का, वो सब आप फोटो में देखोगे। अभी तो नहीं लेकिन 2-3 इयर्स बिफोर मुझे याद है यूपीएससी सीएससी में भी यहाँ से प्री में सवाल पूछा गया था कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो किस तर्ज पर बनाया गया है। तो 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन को आप देखोगे और भारत के पार्लियामेंट का तो वो सेम डिजाइन आपको मिलेगा वहां पे। ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है, शामिल की गई है। दूसरा आपका जो है बुंदेला राजाओं के किले महल, जितने भी फोर्ट पैलेसेस हैं बुंदेला किंग्स के, जितने भी फोर्ट पैलेसेस हैं बुंदेला किंग्स के, वो सभी आपके टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए हैं। चौथा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा बहुत। पांचवा क्या है तो तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर। मेगालिथिक मतलब पत्थर, लिथिक मतलब पत्थर होता है। आपको फोटो दिखाऊंगी तब ज्यादा समझ में आएगा। तेलंगाना वारंगल की बात की जा रही है, साउथ इंडिया की ये साइट है। तेलंगाना वारंगल की बात की जा रही है और साउथ इंडिया की ये साइट है। छठा एक लिख लो, छठा एक आपका क्या है तो अशोक से जुड़ा हुआ, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ वो साइट है। सम्राट अशोक से मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थल क्या है लिख लो। यहां पर 6 नंबर नहीं मेंशन है। मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थल। अगर बात की जाए अशोक के शिलालेख की तो आप सभी जानते हो कि ये वो चीर स्थायी स्तंभ थे जिनको अशोक ने अपने राजकीय आदेशों के साथ निरूपित करके मार्गों पर लगवाया था। क्यों लगवाया था? पत्थरों पर लिखवाकर, गुफाओं के ऊपर उसको इनग्रेव करके
ताकि वो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे, टिकाऊ रहे, टिका रहे। जो भी आगे राजवंश आए या उनके वंश में अगली पीढ़ी आए उसको ये बातें पता चले कि अशोक ने क्या कार्य किया था, कौन से आदेश लगाए थे। तो उसको ध्यान में रखकर उसने अपने अधिकतर अभिलेखों को शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लेख, पत्थरों पर लेख के रूप में अंकित करा दिया है, उसको भी रखा गया है। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? टेंटेटिव लिस्ट एक्चुअली किसी देश के द्वारा प्रस्तावित वो सूची लिस्ट होता है, वो स्थल होता है, वो सूची होती है जिसमें उस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाले दर्जे में बात की गई रहती है। वो सूची होती है टेंटेटिव लिस्ट जो विश्व उसको प्रस्तावित करती है कि हाँ इसको शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस प्रस्तावित सूची को टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है। दूसरी बात अगर कहा जाए लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन का मतलब क्या हो जाता है? बाद में। बाद में इनका विस्तृत नामांकन दस्तावेज बनाकर यूनेस्को को दिया जाता है ताकि वो यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाए। और भारत इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर विश्वास करता है तो INCCO और ASI, जिसको कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, पुराने साइट्स को देख रेख करने में सबसे बेहतरीन काम अभी ASI कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा अभी विश्वास करती है संस्था। तो इसको और किसको भाई? तो IUCCN, इन दोनों के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा यूनेस्को रिलाई करता है और उन चीजों को, उन कहा जाए अगर स्थलों को तो खास करके महत्व का माना जाता है या महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैंने आपको बताया गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकाल का टाइम पीरियड एक बार देख लो, ठीक है। गुप्तकाल का टाइम पीरियड में भी वेरिएशन मिलेगा आपको, अलग अलग सोर्स में अलग अलग गुप्तकाल मिलता है, क्लियर है। भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्तकाल को, ये छोटी सी जानकारी है लेकिन आप लोग पहले से भी जानते होंगे। भारत का स्वर्ण युग मतलब कि गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा कह लो या गोल्डन एज कह लो, क्योंकि इस समय हम लोगों ने देखा मंदिर निर्माण में बहुत उच्च स्तर पर वृद्धि हुई थी, ना सिर्फ मंदिरों के स्ट्रक्चर बनावट में, बल्कि एक होता है ना विश्वास, धार्मिक रूप से विश्वास लोगों ने देखी है और एक अलग ही क्रांति आई थी मंदिर निर्माण के स्थापत्य में। जब आप गुप्त काल की बात करते हो तो नागर शैली के इतने अच्छे अच्छे उदाहरण आपको मिले हैं, कुछ तो मैंने मेंशन भी किए हैं, कि आपको जानकर खुशी होगी कि उस समय हमारे धर्म के मंदिरों का वर्चस्व का लेवल बिल्कुल हाई था, बिल्कुल हाई लेवल पे हम लोग सेट हो चुके थे। तो गोल्डन एज कहा जाता है इसको इस वजह से भी। इस काल में नागर और द्रविड़ शैलियों के साथ साथ, नागर मैंने आपको पीछे बताया कि मिलती है नागर शैली, लेकिन उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली मिलती है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, नाम से द्रविड़ और द से दक्षिण भारत कर लो। नागर शैली उत्तर भारत में मिलती है, ये भी आप जान लो। के साथ साथ बौद्ध और हिंदू स्थापत्य का संगम भी दिखाई देता है। अब आप सोचोगे मैम बौद्ध और हिंदू कैसे? एक समय था ना जब हमारे धर्म में कर्मकांड, लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत कर्मकांड जुड़ गया है और उन्होंने बौद्ध और जैन जैसे धर्मों में अपने आप की अपनी आस्था को दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि सनातनी धर्म को फॉलो करना बहुत कठिन है, इसमें ज्यादा कर्मकांड है, पूजा पाठ के तौर तरीके कठिन है, जटिल है। अतः वो लोग क्या करते थे, बौद्ध और जैन धर्म के पुजारी के रूप में या मानने वालों के रूप में उभरकर सोसाइटी में सामने आए। इस वजह से 6ठी शताब्दी को आप देखोगे एक ट्रांजिशन फेज की तौर पर, कि उस समय हम लोग देखते हैं जैन और बौद्ध का एक बहुत बड़ा समागम भी देखते हैं। समागम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा था जो सनातन को फॉलो करता था, हिंदू धर्म को, कुछ ऐसा था जो बौद्ध मानते थे, कुछ ऐसे थे जो जैन को मानते थे। तो इसलिए समागम आपको कह रही हूँ, खास करके कोई क्षेत्र कुछ मान रहा है, कोई क्षेत्र कुछ मान रहा है। तो हम लोग एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिश्रण भी देख रहे हैं। लेकिन इस काल में नागर के मंदिर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं उत्तर भारत में। खास करके बात की जाए अगर मंदिरों की, तो बनावट में वर्गाकार योजना, मतलब कि वर्गाकार योजना होता था आपका, स्क्वायर प्लान के ऊपर प्लेन छत बनता था बिल्कुल, और आपका प्रदक्षिणा पथ बनता था, लिखा है परिक्रमा पथ, वही होता है प्रदक्षिणा पथ। और शिखर जो होते थे वो कम ऊंचाई वाले होते थे, शिखर की ऊंचाई कम। लेकिन द्रविड़ में जाओगे तो इनके शिखर में ही आप देखोगे सबसे ज्यादा कलाकारी की रहती है। शिखर की ऊंचाई क्या रहती है, कम रहती है। निर्माण सामग्री में क्या क्या यूज होता है, जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको मिलेगा पढ़ने को। ईंट पत्थर जो भी हो, ईंट हो गया, टेराकोटा, यही मिट्टी को चाहे तो आप पका के यूज करो, बेक्ड क्ले, या फिर आप यूज करो अनबेक्ड क्ले, दोनों ही वहां मिलते हैं हमें
कंस्ट्रक्शन के रूप में पत्थर का भी उपयोग हुआ है। इस काल में बहुत सारे मंदिर बहुत फेमस हुए। कुछ प्रमुख के नाम आपको दिए गए हैं, वो मिलेंगे। 5 प्रमुख मंदिर शैलियां विकसित हुई और खंभों पर पूर्ण कलश शैली भी अपनाई गई थी। ये मंदिर की शैली के बारे में आप देख रहे हो। अब चलते हैं हम लोग 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर देख लो। अब बताओ कि क्या मैं गलत कह रही थी? क्या हमारा पार्लियामेंट इस तरीके से नहीं दिखता है? क्या इसको देखकर हम पार्लियामेंट की ग्लिम्स नहीं दिमाग में ला सकते हैं? झलक, एक झलक। बिल्कुल 64 योगिनी मंदिर हिंदू मंदिर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और ये कई स्थानों पर है। लेकिन ये एमपी वाले मंदिर का डिजाइन है, ये देख लो। दूसरी चीज, ये मंदिर गोलाकार या आयताकार संरचना होता है, ये तो गोलाकार है। 64 योगिनी मतलब 64 आले, छोटे छोटे 64 कमरे बने होते हैं इसमें, जिसमें आप देखोगे योगिनियां मतलब देवियों के लिए वो समर्पित होता है, इसीलिए इसको शाक्त के लिए मैंने लिखा था। 64 योगिनियों को 64 कमरों में दर्शाया गया है, बिल्कुल गोलाकार आंगन जैसा डिजाइन बना के। विशेषताएं क्या है? तो सर्कुलर है, ये तो हमने देख लिया। आमतौर पर गोलाकार या आयताकार संरचना होते हैं और 64 कमरों की वजह से इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। दूसरी चीज कि इन मंदिरों में योगिनियों के लिए कमरे होते हैं जो शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः हम इन्हें शाक्त संप्रदाय से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगली चीज अगर हम देखें तो ये मंदिर किस लिए फेमस है बच्चे? तंत्र साधना के लिए। आप देखोगे हर मंदिर का एक अलग स्थान है। कोई मंदिर देखोगे पूजा पाठ कर्मकांड के लिए है, कोई मंदिर स्पेशली तंत्र साधना के लिए है। जैसे अब एक छोटा उदाहरण दे रही हूँ, बनारस में एक अघोरी पीठ करके है, बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम कहने को वो मंदिर जैसी जगह है, लेकिन वो सिर्फ तंत्र साधना के लिए फेमस है। वहीं आप दूसरी तरफ दुर्गा कुंड चले जाओ, दुर्गा मंदिर, तो वो क्या हो गया? वो पूजा पाठ वाली जगह है, आराधना शाक्त संप्रदाय माता दुर्गा को रिलेटेड है। लेकिन वही आप कीनाराम के यहाँ जाओ तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि आप वहाँ सिर्फ झाड़ फूक तंत्र मंत्र देख रहे हो, तो उसको हम लोग तंत्रयान से रिलेट करते हैं। तो ये भी तंत्र साधना का एक जगह था। बुंदेल राजाओं के किले महल का ये फोटो है। एमपी और यूपी दोनों जगह हमें मिलते हैं, एमपी और यूपी दोनों जगह। ओरछा किला देख लो, जहांगीरी महल देख लो, राजा का महल, दतिया महल, ये सब इसके क्या हैं? फेमस पार्ट्स हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क आप देख लो। आज तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ाया है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, विशाल पेड़, मौसमी जंगली फूल और वन्य जीवों के लिए ये बिल्कुल अनुकूल जगह है। कहाँ है ये आपका कांगेर घाटी? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप ध्यान से देखिएगा, ये भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर मैंने आपको बताया था। तेलंगाना वारंगल कृष्णा नदी के तट पर है। तेलंगाना वारंगल कृष्णा नदी के तट पर आपका लोकेटेड है और ये भारत का सबसे बड़ा और संरक्षित मेगालिथिक खगोलीय वेधशाला के लिए भी जाना जाता है, जिसकी आयु लगभग कितनी है? अप्रॉक्स में दिया है, मतलब टेंटेटिव ही मानिए इसको भी, 3500 से 4000 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? ये भी आपका अब यूनेस्को की लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। खगोलीय घटनाओं के अनुसार अगर हम देखें, खगोलीय घटना का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के तौर पर अगर देखते हैं, अगर जानकारी करते हैं, तो खड़े किए गए जो मेनहिर हैं, मानव निर्मित खड़े पत्थर मिलते हैं यहाँ पर। आपने देखा ना, लग रहा था खेत में पत्थरों को फंसाया गया है और वो स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल खड़े हैं। वो जो सूर्य अयनांत, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स से जुड़े होते हैं, ऐसा बताया जाता है। इसीलिए इसको आपने देखा कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि खगोलीय वेधशाला के तौर पर भी हम लोग इसे देखते हैं, जाना जाता है। क्योंकि इक्विनॉक्स वगैरह तो आपने 7th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेगालिथिक समाधि स्थल है ये। क्या है सबसे ज्यादा जरूरी याद रखने वाली चीज, इंपॉर्टेंट? दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मेगालिथिक मतलब एक पत्थर का माना जाता है समाधि स्थल है ये। मौर्य मार्गों पर अशोक के शिलालेख का स्थल देख लो। अशोक के शिलालेख का स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं पर 30 अभिलेख लगभग खुदवाए। खूब सारे अभिलेख खुदवाए थे अशोक ने, अपने कार्यों का, अपने राजनीतिक आदेशों का और अपनी अचीवमेंट्स का, सब कुछ वो खुदवा कर रख दिए थे। जनता को मैसेज जाए इस वजह से उन्होंने ये सारे कार्य किए थे अपने हित में, जिनमें प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख आपको मिलेगा, मेन एपिग्राफ, स्मॉल जो छोटे अभिलेख होते हैं, स्तंभ लेख भी मिला है, स्तंभों पर भी लेख मिला है और गुफाओं पर भी लेख मिला है, मैंने आपको बताया है।
इसको भी यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। तो हमारे पास ये 6 मिल गए। इनके अभिलेखों का उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक होता था, सोसाइटल मैसेज कन्वे करने के लिए, समाज में मैसेज कन्वे करने के लिए कि मैंने ये कार्य किया। दूसरा होता था आम जनमानस तक तो चला ही गया, प्रशासनिक संदेश, जैसे मान लो नोटिस घुमा दी जाती है, तो उस समय मोबाइल तो था नहीं कि सबके फोन में एक ग्रुप बना के मैसेज डाल दिया, तो वो क्या करते थे, कोई प्रमुख मार्ग है, कुछ है, वहां पर लिखवा के अभिलेख छोड़ दिया, सब तक वो मैसेज जा रहा है। दूसरा, स्पेशली प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हम लोग इनके अभिलेखों को देखते हैं, और भी है बट उतना डिटेल हम लोग इनके काल को नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बात नहीं करेंगे। स्तंभों के निर्माण में स्पेशली चुनार, आप जाओगे ना, यूपी में है आपका चुनार, वहां के पत्थरों को यूज किया गया है, और मथुरा के पत्थर को, जो चुनार के पत्थर को देखोगे ना तो ये लाल बलुआ, लाल कलर का दिखेगा, बलुआ मिट्टी का बना, लाल बलुआ पत्थर कहते हैं एक्चुअली इसको, दिखेगा आपको चुनार के साइड जैसे आप बढ़ोगे ना आपको दिखेगा, और माना जाता है कि अशोक के मोस्टली अभिलेख में ये पत्थर यूज हुए हैं। और मथुरा के पत्थरों को पहचानने का मैं तरीका बता रही हूँ, लाल और उसके ऊपर उजले स्पॉट्स बने हैं छोटे छोटे। कहीं भी जाना, किसी म्यूजियम में जाना और कहना कि मथुरा के पत्थर दिखाइए, आप देखोगे पत्थर में छोटे छोटे, इतने ही छोटे छोटे उजले उजले स्पॉट्स बने हुए हैं, बिल्कुल उजले उजले स्पॉट्स बने हैं, और बाकी पूरा पत्थर आपको ईंटे के कलर का लाल दिखेगा, ब्रिक रेड कलर के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स बने हुए हैं, एकदम वैसा पहचान जाओगे, मथुरा के पत्थर देखते ही पहचाना जाते हैं, उनसे भी इनके बहुत सारे अभिलेख बने हैं। तो बच्चे ये सारी जानकारी आपको हो गई, ये 6 साइट्स आप याद रखिएगा क्योंकि यूनेस्को ने इन्हें अपने टेंटेटिव लिस्ट में रखा है। लाजमी है कि इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, और इस तरीके से बताया मैंने, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसे याद रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।